अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं और वो केमिकल रिएक्शन बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उन केमिकल रिएक्शंस को भी स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ की जो बायोकेमिकल बेसिस हैं। बायोकेमिकल बेसिस का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बायोकेमिकल बेसिस होती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, उन्हें हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इट डील्स विद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड आल्सो विद स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जैसे कि सेलुलर रिस्पिरेशन के बारे में आपने सुना होगा। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स के अंदर हो रहा होता है जिसके नतीजे में एनर्जी बनती है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। उनको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के मुख्तलिफ और स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, डिफरेंट और फंक्शंस को समझने के लिए, जैसे बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस जैसे एनाटॉमी है। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना। एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए, इसके अलावा फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करने के लिए भी बायोकेमिस्ट्री को स्टडी किया जाता है। एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए भी बायोकेमिस्ट्री को स्टडी किया जाता है। मतलब ये बायोकेमिस्ट्री लिंक्ड है बायोलॉजी की बहुत सारी और ब्रांचेस के साथ। इसके अलावा आपको पता है जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? वो बने हुए होते हैं एलिमेंट से। मॉलिक्यूल्स एलिमेंट से बने हुए होते हैं। जैसे आपको पता है वाटर एक मॉलिक्यूल है, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और इस वाटर के अंदर आपको पता है कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? दो तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं। एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 एटम यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बने हुए होते हैं किस चीज़ से? वो बने हुए होते हैं एलिमेंट से। तो नेचुरली अकरिंग 92 एलिमेंट्स में से 25 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को ये एलिमेंट्स बना रहे होते हैं। आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स 25 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इन 25 एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स या बायोजेनिक एलिमेंट्स। और इन 25 में से 16 आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। इन 25 में से जो 16 होते हैं वो ह्यूमन के अंदर मौजूद होते हैं, और ह्यूमन के अंदर हम इन बायो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। किस बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी परसेंटेज में मौजूद हैं। वो बायो एलिमेंट्स जो ह्यूमन के अंदर मोर देन 1% मौजूद होते हैं, या ह्यूमन की बॉडी का 99% बना रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेजर एलिमेंट्स। 6 मेजर एलिमेंट्स से 6 इन 16 में से 6 मेजर एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी का 99% बना रहे होते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो मोर देन 1% हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और ये 6 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कुछ माइनर एलिमेंट्स हैं जो रिक्वायर होते हैं लेस देन 1%, जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं लेस देन 1%। और ट्रेस एलिमेंट्स वो होते हैं जो मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर लेस देन 0.01%। तो सबसे पहले अगर हम मेजर एलिमेंट्स को देखें जो हमारी बॉडी का 99% बना रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले है ऑक्सीजन, जो कि प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट 65%। इसके अलावा नेक्स्ट है कार्बन, फिर हाइड्रोजन। कार्बन प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट 18%, और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट 10%। इसके बाद नेक्स्ट नाइट्रोजन,
कैल्शियम, इसके बाद फास्फोरस, नाइट्रोजन होता है 3%, कैल्शियम होता है 2% और फास्फोरस होता है 1%। तो ये 6 जो हैं ये मेजर एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ माइनर एलिमेंट्स हैं जो रिक्वायर होते हैं, लेस देन 1% हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे पहले है पोटाशियम जो कि होता है 0.35%। इसके अलावा क्लोरीन जो कि होता है 0.15%। इसके अलावा सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, ये माइनर एलिमेंट्स के अंदर आता है। इसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर लेस देन 0.01% मौजूद होते हैं, जिसमें आ जाता है आयरन, इसके अलावा कॉपर और जिंक वगैरह। तो ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं? 16, जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स या बायोजेनिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये जो 16 होते हैं इनको हम क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो हमारी बॉडी के अंदर कितनी परसेंटेज में मौजूद हैं। अब आपको पता है ये एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? मालिक्यूल्स बनाते हैं। और वो मालिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायो मालिक्यूल्स। और ये बायो मालिक्यूल्स, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ये होते हैं ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। आपको पता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस? ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके अंदर आपको CH लिंकेज या CH बॉन्ड नज़र आता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स को आपने स्टडी किया होगा, जैसे आपको पता होगा ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका अगर हम फार्मूला देखें तो C6H12O6। इसके अलावा फ्रक्टोज, इसके अलावा सक्रोज, ये डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ये भी बायो मालिक्यूल्स हैं, ये भी हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। और इन इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स में सबसे पहले है वाटर। और आपको पता है हमारे सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 70% वाटर मौजूद होता है और हमारी बॉडी का मेन कंपोनेंट वाटर होता है। हमारे वेट का भी अगर हम देखें तो मेन पोर्शन वाटर ही होता है, जो कि हमारे सेल्स के अंदर 70% मौजूद होता है। इसके अलावा डिफरेंट सॉल्ट्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। डिफरेंट मिनरल्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि HCl हो गया। इसके अलावा डिफरेंट आयंस जैसे पोटाशियम आयंस, सोडियम आयंस, ये भी हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। आपको पता है जैसे ये आयंस ज़रूरी होते हैं हमारे मसल्स की मूवमेंट के लिए, हमारी नर्व इम्पल्स जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो हमारे ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जाता है, इस नर्व इम्पल्स की मूवमेंट के लिए भी इन आयंस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक एसिड जैसा कि आपको पता है HCl हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा वाटर एक मेन कंपोनेंट है सेल का, जहाँ पे और वाटर की वजह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे सेल्स के अंदर होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और हमने वाटर के फंक्शंस को डिटेल से डिस्कस करना है। इसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब ये है कि आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला लिखें तो आप उसका जनरल फार्मूला इस तरह से लिखेंगे कि जैसे एक कार्बन है और उसके साथ वाटर मौजूद हो। मतलब इसका ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज उतनी ही होती है जितनी वाटर के अंदर मौजूद होती है। जैसे आप यहाँ पे देखें, आप ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो को, तो आपके पास आता है H2O। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 होती है इनके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी, और उसी तरह से वाटर के अंदर भी जो रेशो होती है वो 2:1 ही होती है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। इस वजह से मैंने कहते हैं दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे सेल्स के अंदर, जैसे दे आर बेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल। आपको पता है सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर जो मेन सोर्स होता है वो ग्लूकोज होता है, जिसकी ब्रेकडाउन से एनर्जी यानी ATP मिलती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स सेल्स के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को भी बनाते हैं, जैसे आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स फूड, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में फूड भी स्टोर होती है। जैसे आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारे लिवर के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होती है।
इसके अलावा प्रोटीन्स, नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन्स। आप मुख्तलिफ सेल्स देखें, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स देखें तो उनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में प्रोटीन मिलेगी। ये जो जितने भी ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सब में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स सेल्स के अंदर मौजूद होती है। और प्रोटीन्स बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। जैसे आपको पता है हमारी जो सेल्स की सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। दे आर मैन कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन्स लाइक सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा आपको पता है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जैसे कि राइबोसोम्स, उनके अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा साइटोस्केलेटन, सेल के अंदर मौजूद जो स्केलेटन होता है, जो सेल को शेप फ्राम करता है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये डिफरेंट प्रोटीन्स के फिलामेंट्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये डिफरेंट प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। इसके अलावा आपको पता है हमारे सेल्स के अंदर जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं, वो एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं। तो इन दोनों को भी हमने फर्दर लेक्चर्स में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डिटेल से डिस्कस करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होता है वो है लिपिड्स। लिपिड्स भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा डिफरेंट मेम्ब्रेन जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी मौजूद होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के अंदर भी ये लिपिड्स मौजूद होते हैं। और आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स मौजूद होते हैं वो कौन से लिपिड्स होते हैं? वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, यहाँ पर एक बात मेंशन हुई है कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। इंक्लूजन्स बेसिकली स्मॉल बॉडीज़ होती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं। तो ये लार्ज मालिक्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हुए वो होते हैं। और इसके अलावा ये जो लिपिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, इनके कार्बोहाइड्रेट्स के हमने फंक्शन भी देखे, ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। इसके अलावा सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन्स की फॉर्म में मौजूद भी होते हैं। इंक्लूजन मतलब समझ लें कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा लिपिड्स ये एनर्जी को भी स्टोर करते हैं। लिपिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। लिपिड्स के अंदर इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। दे आर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्टोर एनर्जी। इसके अलावा इनका मेन जो फंक्शन होता है ये इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं। इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं। जैसे आपको पता है हमारी स्किन के अंदर जो एपिडर्मस, इसके बाद डर्मस और जो हाइपोडर्मस होती है, उस हाइपोडर्मस के अंदर लिपिड्स मौजूद होते हैं। और ये लिपिड्स हमारी बॉडी से हीट को लॉस नहीं होने देते, यानी हीट को कंजर्व रखते हैं और इस वजह से ये इंसुलेटर के तौर पर भी काम करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। अब लिपिड्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये भी हम अगले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब न्यूक्लिक एसिड्स क्या क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको पता है जो डीएनए होता है वो हमारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम, और उन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है वो कुछ प्रोटीन्स के अराउंड लिपटा हुआ होता है। यानी ये जो क्रोमोसोम होता है ये दो चीज़ों से बना हुआ होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। तो डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये डीएनए सेल्स की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है सेल्स के मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए। और ये डीएनए किस तरह से सेल्स के मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करता है? बाय सिंथेसाइजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स कैसे बनती हैं वो भी हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है आरएनए, जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये जो आरएनए होता है ये डीएनए से ये प्रोटीन्स बनवाने में हेल्प करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, जिसमें है ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस बनवाते हैं, डीएनए से प्रोटीन्स बनवाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए को भी फर्दर लेक्चर्स में हमने डिटेल से डिस्कस करना है।